हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 5 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें केवल अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को VVI MCQs को उत्तर सहित डिस्कस किया जाएगा। जो देश भर के सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए अति उपयोगी होगा। इसके अलावा अन्य 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि चैप्टर 15 संचार व्यवस्था या संचार प्रणालियां का एक अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि पिछले वीडियो में अर्थात चैप्टर 15 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सका था। उस एक प्रश्न को इस वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का, फैक्स का अर्थ है फैक्स। विकल्प ए कुल एक्सेस ट्रांसमिशन, बी फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, सी फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, डी फीड ऑटो एक्सचेंज। सही उत्तर है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्स का पूरा नाम है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्स एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स या चित्रों, पिक्चर्स को हूबहू उसी रूप में दूसरे जगह पर, दूरस्थ स्थानों पर फैक्स मशीन की सहायता से भेज सकते हैं या भेजा जा सकता है। तो फैक्स का अर्थ है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। विकल्प बी सही है और यह VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 15 संचार व्यवस्था या संचार प्रणालियां का है, जिसे इस चैप्टर के VVI मतलब चैप्टर 15 के VVI क्वेश्चंस के साथ डिस्कस नहीं किया जा सका था, छूट गया था। उसे इस वीडियो के पहले प्रश्न के रूप में शामिल किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का VVI क्वेश्चन, पहला माने इस चैप्टर का पहला VVI क्वेश्चन, और लेकिन इस वीडियो का दूसरा। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता A बढ़ता है, B घटता है, C अपरिवर्तित रहता है, D शून्य हो जाता है। तो ताप बढ़ने से किसी अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान भी, विशिष्ट प्रतिरोध भी या प्रतिरोधकता भी घटेगा। तो इसलिए ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटता है। विकल्प बी सही है और यह एक VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अर्धचालक पर ही, ताप से ही आधारित है, लेकिन यहाँ पर ताप बढ़ाने के बजाय घटाया जा रहा है अर्धचालक का। क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धचालक को T1 के ताप से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है। यहाँ ताप घटाया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। तो इसका प्रतिरोध A बढ़ेगा, B घटेगा, C नियत रहेगा, D विकल्प पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, विकल्प डी में। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखा कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का मान घटता है। यहाँ ताप बढ़ने से और यहाँ ताप घटाया जा रहा है, तो ताप घटने से अर्धचालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ेगा, विकल्प ए सही है। ताप बढ़ने से घटता है तो ताप घटने से प्रतिरोध का मान, अर्धचालक के प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, विकल्प ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 4, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यतः मुख्य धारावाहक, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन, बी छिद्र, सी फोटोन, डी प्रोटॉन। विकल्प बी सही है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। हालांकि दूसरे प्रकार के धारावाहक भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वह अल्पसंख्यक धारावाहक होते हैं पी टाइप के अर्धचालक में, जबकि छिद्र मुख्य धारावाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो विकल्प बी सही है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं छिद्र, होल्स। होल्स क्या है? अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा खाली की गई जगह को छिद्र या विवर या रिक्तियाँ कहा जाता है, अंग्रेजी में होल्स। क्वेश्चन नंबर 5, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। ए, इसका जस्ट रिवर्स है, ए छिद्र, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अल्पसंख्यक धारावाहक उसमें छिद्र होते हैं। ठीक उल्टा, पी टाइप का उल्टा। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स, छिद्र होते हैं, जबकि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, परम ताप पर शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल व्यवहार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, जिसे यूपी बोर्ड में 3 बार पूछा गया और किसी भी बोर्ड में यह क्वेश्चन 19 प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है या पूछा गया है अदर बोर्ड्स में भी। परम ताप पर शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल व्यवहार करता है। विकल्प ए है पूर्ण चालक के समान, बी पूर्ण अचालक के समान, सी अर्धचालक के समान, डी किसी के समान नहीं। तो उत्तर होगा परम ताप मतलब -273 डिग्री सी या 0 केल्विन भी उस ताप को कहा जाता है परम ताप। अर्थात परम ताप से कम ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह ताप -273 डिग्री सी है, जिसे 0 केल्विन भी कहा जाता है, 0 के भी कहा जाता है। तो परम ताप माने बहुत कम ताप हो गया, जिस पर शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, जिसे नैज अर्धचालक या निज अर्धचालक कहा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन को, शुद्ध सिलिकॉन को, तो वह व्यवहार करता है पूर्ण अचालक के समान। क्योंकि कम ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए वह परम ताप पर, जो कि कम ताप है, -273 डिग्री सी है, न्यूनतम ताप है या 0 के ताप है, तो उस पर शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन पूर्ण अचालक के समान व्यवहार करता है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध सिलिकॉन को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं। वह बाहरी पदार्थ अपद्रव्य अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं और वह विकल्प है ए एल्युमिनियम Al संकेत, बी लोहा संकेत Fe, सी बोरोन संकेत बी कैपिटल बी और डी एंटीमनी संकेत Sb। तो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम को, या सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी होता, तो उसको एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है। पंच संयोजी जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसकी संयोजकता 5 हो, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो, जैसे कि फास्फोरस है, एंटीमनी है, यहाँ विकल्प एंटीमनी है। अगर फास्फोरस भी होता तो पर भी, आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी होता तो पर भी विकल्प सही होता। एंटीमनी है, वह भी सही है। एंटीमनी की जगह अगर फास्फोरस दिया रहता विकल्प डी में, तो वह उत्तर भी सही उत्तर होता। शुद्ध सिलिकॉन को या जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें पंचसंयोजी अशुद्धि अपद्रव्य मिलाया जाता है, जिसे दाता अपद्रव्य भी कहा जाता है। पंचसंयोजी अपद्रव्य को, जैसे कि फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, तो इन सभी को दाता अपद्रव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ 4 सहसंयोजक बनाने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है, इसलिए इसे दाता अपद्रव्य भी कहा जाता है। तो सही विकल्प है एंटीमनी। शुद्ध सिलिकॉन को या जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो चारों विकल्प में एल्युमिनियम, बी लोहा, सी बोरोन और डी एंटीमनी में एंटीमनी विकल्प सही है। हालांकि अगर फास्फोरस होता डी के जगह या विकल्प में, या आर्सेनिक होता, तो वह उत्तर भी सही होता। एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए पंचसंयोजी अशुद्धि के रूप में फास्फोरस, आर्सेनिक भी होते हैं एंटीमनी के अलावा। क्वेश्चन नंबर 8, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य है, इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी का मतलब बाहरी तत्व। पी फास्फोरस, बी एंटीमनी, सी एल्युमिनियम, डी आर्सेनिक या बिस्मथ। इसमें सही उत्तर होगा सी एल्युमिनियम, जिसका संकेत Al होता है।
चूँकि पी टाइप पर चालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अपद्रव्य या त्रिसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, जिसकी संयोजकता 3 होती है, जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें बोरोन है, गैलियम है, एल्युमिनियम है। अगर एल्युमिनियम की जगह बोरोन गैलियम होता तो पर भी सही उत्तर होता। इंडियम है तो इंडियम भी होता तो वह भी सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि एल्युमिनियम दिया है तो इसलिए एल्युमिनियम सही उत्तर है यहाँ के इस विकल्प के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में। तो पी टाइप पर चालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा है? इन चारों विकल्प में से एल्युमिनियम है। एल, चूँकि पी है फास्फोरस तो पंचसंयोजी है। एंटीमनी अभी हमने देखा एन टाइप पर चालक बनाने के लिए वो भी पंचसंयोजी अशुद्धि है, और आर्सेनिक भी पंचसंयोजी अशुद्धि है, जबकि त्रिसंयोजी अशुद्धि चाहिए, जिसे ग्राही अपद्रव्य भी कहा जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें चौथे बॉन्ड में जर्मेनियम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम या सिलिकॉन की भी संयोजकता 4 है, तो अशुद्धि तत्व में अशुद्धि तत्व पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी, तो पंचसंयोजी में तो 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वह बिना बॉन्ड के रह जाता है, बिना बंधन के रह जाता है, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसे दाता अपद्रव्य कहा जाता है। लेकिन बोरोन में तो या एल्युमिनियम है यहाँ पर विकल्प में, तो उसमें 3 ही, उसकी संयोजकता 3 है, तो जर्मेनियम सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 3 बंधन सहसंयोजन बंधन तो पूरा हो जाता है, लेकिन चौथे सहसंयोजन बंधन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, चूँकि त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरोन हो या एल्युमिनियम हो तो उसमें, या गैलियम हो तो उसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, इसलिए इसे ग्राही अपद्रव्य कहा जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है त्रिसंयोजी अपद्रव्य को, जिसमें कि एल्युमिनियम है, गैलियम है, बोरोन है। तो यहाँ सही उत्तर पी टाइप पर चालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य कौन है? एल्युमिनियम, इस विकल्प में से, लेकिन बोरोन होता, गैलियम होता, वह भी सही उत्तर होता। अब भी आई वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। पीएन संधि की अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर में होते हैं। ए केवल कोटर या छिद्र, बी केवल इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन एवं कोटर अर्थात छिद्र दोनों, डी न इलेक्ट्रॉन एवं न कोटर, कोटर मतलब छिद्र, होल्स। तो सही विकल्प होगा कि पीएन संधि की अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर, जो पीएन संधि के आर पार एक बहुत ही पतली परत होती है, जिसका साइज 10⁻⁻4 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर अर्थात 1 माइक्रोमीटर की कोटि का होता है। उसमें न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं न ही छिद्र होते हैं, बल्कि इमोबाइल आयंस होते हैं। उसमें आयंस होते हैं जो कि गतिशील, बिना गति वाले आयन होते हैं। तो इसलिए पीएन संधि की अवक्षय परत में विकल्प डी सही है, न इलेक्ट्रॉन और एवं न ही छिद्र, न ही कोटर, बल्कि आयन होते हैं उसमें, जो कि गतिशील, बिना गति वाले आयन होते हैं। तो इसलिए विकल्प डी सही है। पीएन संधि की अवक्षय परत में न इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं न ही कोटर होते हैं। विकल्प डी सही है। और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे प्रायः 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक, मतलब धारा लब्धि भी कहा जा सकता है, धारा लब्धि नियतांक या धारा लाभ नियतांक, करंट गेन कांस्टेंट है अल्फा एवं बीटा ट्रांजिस्टर के लिए, तो रिलेशन ए विकल्प अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, बी बीटा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा इज स्मॉलर देन 1। तो ये ऑप्शन है बीटा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा इज स्मॉलर देन 1, और ऑप्शन सी है अल्फा इज ग्रेटर देन 1 और बीटा इज स्मॉलर देन 1, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किसी ट्रांजिस्टर में करंट गेन मतलब धारा लब्धियाँ 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा तथा बीटा, जिसमें से अल्फा
होता है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा, एवं बीटा का जो मान होता है करंट गेन बीटा, धारा लब्धि नियतांक बीटा, वह होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। स्पष्ट है कि यहाँ अल्फ़ा 1 प्लस बीटा है डिनोमिनेटर में, सूत्र में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो इसका मान डिनोमिनेटर का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, स्मॉलर हो गया, अल्फ़ा का मान छोटा हो जाएगा। और यहाँ बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फ़ा है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, तो न्यूमरेटर बीटा, मतलब न्यूमरेटर अंश में बीटा है, तो बीटा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, इसलिए बीटा 1 से बड़ा होता है और अल्फ़ा 1 से छोटा होता है। तो ट्रांजिस्टर के दोनों धारा नियतांकों में या धारा लब्धि नियतांकों में या धारा लाभ नियतांकों में से बीटा अल्फ़ा से बड़ा होता है, तो सही रिलेशन होगा बीटा इज ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा इज स्मॉलर देन 1। विकल्प बी सही है, बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा बड़ा है 1 से लेकिन अल्फ़ा 1 से छोटा है। और इस रिलेशन से जो हमने लिखा अल्फ़ा इजकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एवं बीटा इजकल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, इससे एकदम क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 11, दशमलव पत्ती की संख्या 15 का द्विआधारी तुल्यांक होता है। ए, विकल्प ए है 1101, जिसका आधार 2 है, इसलिए द्विआधारी पत्ती की संख्याओं का आधार 2 होता है, तो ब्रैकेट के दे करके आधार में बेस 2 लिखा गया। बी 1111, 4 1 है और बेस 2 ब्रैकेट के बाहर। सी 110110 बेस 2। डी 1110111011 बेस 2। इसमें से सही उत्तर बी सही है। 15 द्विआधारी दशमलव पत्ती का अंक 15, जिसका आधार 10 है, तो ब्रैकेट दे करके नीचे बेस में 10 लिखा गया है, 10 दिया गया है, का द्विआधारी समतुल्य होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1112, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। अब इसे प्राप्त करने के लिए अब 15 में हम डिवाइड करें 2 से, शेष को दाईं ओर लिखें, तो 15 में 2 से डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड किया गया 15 को, तो 7 × 2 एकदम अधिकतम 15 तक के माने 15 के एकदम क्लोज, या तो कैंसिल हो जाए नहीं तो उसके क्लोज रहे 15, तो ऐसा करना है। तो 7 × 2, 8 × 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 × 7 14, तो इसलिए यह सही है। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1, तो शेष को दाईं ओर लिखते चलें। अब 1 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 6, फिर शेष बच गया 1, पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हुआ। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो एक बार, 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार, फिर शेष 1 रह गया तो 1 लिख देंगे सबसे दाहिनी ओर। और फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो ये नहीं जाएगा 0 बार। अब यहाँ पर 1 जो बच गया है, मैंने 1 है, 2 से 3 में भाग दिए हैं तो 1 बार गया, तो कहने का मतलब है कि 1 शेष बच गया है, तो 1 बार गया है, तो अब इस 1 को अब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें सबसे नीचे 0 के बगल में, और नीचे से ऊपर अब इसे लिखें, तो 1111 माने 4 1 हो गया, इसलिए 15 का इक्विवेलेंट हो गया 15, जो कि दशमलव पत्ती का अंक है, तो जिसका आधार 10 होता है, और इसे द्विआधारी समतुल्य में परिवर्तित किया गया, तो 1111 बेस 2। तो सही विकल्प यहाँ, जैसा कि मैंने कहा 1111, विकल्प बी सही है, बेस 2 आधार 2। तो 15 का द्विआधारी तुल्यांक होता है। तो 15 का 25 का इस ढंग का प्रश्न पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में, 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में। फिर अगला फॉलो करने वाला क्वेश्चन भी वही है आगे का, क्वेश्चन नंबर 12, दशमिक संख्या 25 या दशमलव पत्ती की संख्या 25 का द्विआधारी समतुल्यांक होता है। द्विआधारी तुल्यांक बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। विकल्प ए 1100 बेस 2, बी 1001 बेस 2, सी 1001 बेस 2 और डी 11101 बेस 2। तो इसमें इसका उत्तर सी सही होगा, और उसे भी देखा जा सकता है, उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं फिर से इसे प्राप्त करता हूँ, तो इसे बदलता हूँ, मतलब दशमलव पत्ती के संख्या 25 को द्विआधारी पत्ती में मैं परिवर्तित करने जा रहा हूँ। फिर उसी ढंग से जैसा कि किया गया, यहाँ शेष है सबसे दाईं ओर, जैसे कि हम भाग देते हैं तो उसमें भी शेष सबसे दाईं ओर होता है, तो उसी ढंग से इसमें भी। तो 2 से अब डिवाइड किया जाए 25 में, अधिकतम 25 के क्लोज, या तो कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो 12 × 2 24 होगा,
फिर शेष एक रह गया, इसको दाईं ओर लिख दिया। फिर 2 से अब डिवाइड करेंगे 12 में, 6 इंटू 2 12, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं, 0। फिर 2 से डिवाइड किए तो 6 में पूरा का पूरा 3 बार कैंसिल हो जाता है, 2 3 या 6, फिर शेष 0 बचा। अब 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 2 बार होगा तो 4 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो फिर 2 इंटू 1 2 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो शेष 1 बच जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब ये एक जो है नहीं जा पाएगा, 2 है, यहाँ 1 है, 1 कम है 2 ज़्यादा है, इसलिए 0 बार। अब यहाँ जो 1 है, एक बार गया था, इसको यहाँ पर शेष में सबसे नीचे रख दें, तो ला दें, तो अब नीचे से ऊपर एरो दे करके रिजल्ट यही हमारा है कि 1 1 0 0 1 बेस 2, जो कि विकल्प सी में है, मतलब विकल्प सी में है 1 1 0 0 1। देखिए 1 1 0 0 1 नीचे से ऊपर उसके बाद लिखा जाता है, विकल्प सी सही है। 25 का द्विआधारी तुल्यांक होता है 1 1 0 0 1 बेस 2। तो इस प्रकार 15 का, 25 का, 51 का, इस ढंग से इन संख्याओं को अक्सर पूछा जाता है 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में, फिजिक्स के पेपर्स में, जिसे मैंने दशमलव पत्ती के संख्या को द्विआधारी पत्ती में परिवर्तित करके उसे बताया भी। अब द्विआधारी संख्या 1011 तथा 110 का योग है। कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में कुछ स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में द्विआधारी संख्याओं का योग या द्विआधारी संख्याओं का घटाव पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से यह एक है जिसे यूपी बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में एग्जामिनेशंस में 3 टाइम्स पूछा गया, 3 बार। तो और किसी भी बोर्ड परीक्षा में इस ढंग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन 15 का, 25 का द्विआधारी पत्ती में तो यह तो सभी बोर्ड्स में, लगभग प्राय सभी स्टेट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो अब इस टॉपिक को हटा दिया गया है 2 साल से, प्रीवियस 2 ईयर्स से। तो इसमें प्रश्न है 110 द्विआधारी संख्या, और दूसरा है 110, दोनों को जोड़ना है। इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्नों, मतलब चैप्टर 14 और चालक इलेक्ट्रॉनिक क्लास 12 के लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया था, और इस चैप्टर के वीडियोज के अलावा लघुत्तरीय प्रश्न के उसको भी प्लेलिस्ट में शामिल किया गया है। तो उसमें मैंने द्विआधारी संख्याओं का जोड़ या घटाव, उसको भी, उसके बारे में उसे डिस्कस किया था। उस पर भी आधारित प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को या शॉर्ट प्रॉब्लम्स को शामिल किया था, बताया था उसे भी आप, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ जोड़ना है 1011 में 110, तो 1 + 0, सबसे पहले दाईं ओर से शुरू करते हैं, राइट साइड से। 1 + 0, 1 और 0 दोनों द्विआधारी संख्याओं का योग 1 होगा। फिर अब उसके बाद 1 + 1 का मतलब 2 हुआ, ऐसे 2 हुआ, और लेकिन 2 हुआ, लेकिन यह दशमलव पत्ती में, लेकिन द्विआधारी पत्ती में 2 को 10 लिखा जाता है। तो 1 + 1 2 हुआ, लेकिन वह 10 के इक्विवेलेंट हुआ, तो 10 का केवल 0 लिखेंगे, एक रिमाइंडर रह गया। तो 0 + 1 1 और फिर +1, दैट इज फिर 2 का मतलब 10, 10, तो 10 का फिर 0, रिमाइंडर 1 रह गया, यहाँ पर भी, यहाँ शेष 1 रह गया। तो अब फिर सबसे लेफ्ट में जो अंक है 1, अब पहले से 1 है हमारा रिमाइंडर, तो 1 + 1 फिर 2 का मतलब 10। तो रिजल्ट हमारा आ गया 1011 को प्लस 110 को जोड़ने पर 10001, 10001। तो यहाँ रिजल्ट है 10001। विकल्प ए सही है, विकल्प ए में है 10001। तो द्विआधारी संख्या 1011 तथा 110 का योग है 10001। क्वेश्चन नंबर 14, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। विकल्प ए है y = a + b, बी है y = a × b, सी a b, सी y = a + b बार, मतलब a और b बार, प्लस को और ऑपरेशन और संक्रिया कहा जाता है बूलियन बीजगणित में, और डी है y = a and b बार, जिसे डॉट संकेत द्वारा सूचित किया गया है। एंड ऑपरेशन को, एंड संक्रिया को बूलियन बीजगणित में डॉट संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। तो विकल्प डी है y = a and b, मतलब a × a.b, ऊपर में बार है। तो विकल्प एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y = a and b, मतलब a × b, a.b, जिसे डॉट संकेत से सूचित किया जाता है, या गुना का चिन्ह जो डॉट होता है उससे।
तो एंड गेट का संकेत होता है y इक्वल टू a इंटू बी या a डॉट बी। तो यहाँ पर चूँकि नैंड गेट है तो एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जोड़ते हैं, तो उसमें इन्वर्सन, चूँकि नॉट गेट इन्वर्सन गेट है, जो कि जीरो को सिग्नल जीरो को, जो लो सिग्नल है उसको हाई सिग्नल 1 में, तथा जो उच्च संकेत है 1 उसे लो सिग्नल मतलब निम्न संकेत 0 में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। नैंड गेट का बुलिय व्यंजक, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नैंड गेट का बुलिय व्यंजक है y इक्वल टू a डॉट बी ओवर बार a, और इसे पढ़ेंगे a y इक्वल टू a एंड b, जिसे डॉट संकेत से सूचित किया जाता है, ओवर बार। तो विकल्प डी यहाँ सही है, y इक्वल टू a एंड b बार। इसी ढंग से नॉर गेट का अगर पूछे बुलिय व्यंजक, तो नॉर गेट का हो जाएगा y इक्वल टू, जो विकल्प सी में दिया है, y इक्वल टू a और b, दैट इज और संक्रिया को बुलिय बीजगणित में प्लस संकेत से सूचित किया जाता है, जोड़ का चिन्ह से। तो y इक्वल टू a जोड़ b a प्लस b ओवर बार, यह नॉर गेट का हो गया। तो यहाँ हमारा प्रश्न है नैंड गेट का, तो विकल्प डी सही है। अगर नॉर गेट रहता इसी प्रश्न में, इस प्रश्न के जगह, तो विकल्प सी सही होता, और उसके अलावा और गेट होता तो विकल्प ए सही होता, y इक्वल टू a और b, दैट इज y इक्वल टू a प्लस a जोड़ b a प्लस b। तो इस प्रकार से नैंड गेट का बुलिय व्यंजक है विकल्प डी, y इक्वल टू a डॉट बी ओवर बार, a डॉट बी ओवर बार, उस पर बार लगा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार लॉजिक गेट सार्वत्रिक तर्क द्वार है? सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, जिसकी हेल्प से अन्य सभी लॉजिक गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। विकल्प ए है और गेट, बी है एंड गेट, बी सी है नॉट गेट, डी नैंड गेट। तो नैंड गेट एक सार्वत्रिक गेट है, सार्वत्रिक तर्क द्वार है। लॉजिक गेट का हिंदी होता है तर्क द्वार। तो नैंड गेट सार्वत्रिक तर्क द्वार है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, जिसकी सहायता से अन्य लॉजिक गेट भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसी को प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। क्योंकि इस वीडियो में केवल VVI मतलब अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही शामिल किया गया, इसके अलावे भी कुछ अन्य भी वस्तुनिष्ठ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिन्हें आगे चलकर उसके भी वीडियो बनाए जाएंगे आगामी वर्षों की परीक्षाओं के लिए। लेकिन अभी जो परीक्षा है उसको देखते हुए यह वीडियो, इस वर्ष की परीक्षा को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया। लेकिन अन्य वर्षों में भी जो बच्चे प्रश्न होंगे, इस साल भी इसमें से डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में कुल मैंने 15 प्रश्न डिस्कस किया, जिसमें 14 प्रश्न इस चैप्टर के हैं और एक प्रश्न चैप्टर 15 का है, संचार व्यवस्था का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर की वीडियो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने में छूट गया था, उसे मैंने इस वीडियो में शामिल किया। तो इन 14 प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न मैं आशा करता हूं कि विभिन्न राज्यों के स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इस साल भी 2022 के एग्जामिनेशन में। लेकिन जो बचे प्रश्न होंगे वह आने वाले वर्षों में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य VVI प्रश्नों को भी आने वाले वर्षों के लिए मैं उसे शामिल करूंगा। इसका दूसरा वीडियो भी, भाग 2 भी इसका मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद। तो थैंक यू वेरी मच।